विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के बीच भारतीय घरेलू शेयर मार्केट में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 2400 अंक की गिरावट के साथ खुला। निफ्टी में भी 500 अंक से ज्यादा की गिरावट आई। HCL, टेक एंड टाइटन में 9% से ज्यादा की गिरावट आई है। अमेरिका में मंदी की आशंका और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से निवेशकों में खलबली है। इससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 3% गिरावट के साथ 78,580.46 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी करीब 2% गिरावट के साथ 24,277.60 अंक पर आ गया। हैवीवेट शेयरों में भारी बिकवाली के कारण निफ्टी भी 24,300 अंक से नीचे आ गया। इस गिरावट से BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 10.24 लाख करोड़ रुपए घटकर 446.92 लाख करोड़ रुपए रह गया है। निफ्टी 10 अपनी 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चला गया, जो 2 महीने से ज्यादा समय में इसकी एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। निफ्टी बैंक 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है। सभी बड़े सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आई है। जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ है, शुरू ऑलरेडी ट्रेंड्स में जो है नेगेटिव में है, 1300 पॉइंट्स जो है मार्केट डाउन है। क्या देखिए, ये हमने देखा फ्राइडे को भी देयर वाज अ डिप कट, मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली थी। और उसका रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन ऐसा कहा जा रहा है कि जो जापानीज सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, उनका येन अप्रिशिएट हुआ डॉलर के मुकाबले, और वो अप्रिशिएट हुआ तो जो कैरी ट्रेड होता है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में रन करता है वर्ल्ड ओवर, उसमें अनवाइंडिंग हो रहा है। अब उस वजह से वी आर सीइंग सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द ग्लोब। ये लिक्विडिटी ड्रिवन प्रॉब्लम है, नॉट फंडामेंटल। टू सम एक्सटेंट ये मानता हूं मैं कि मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी लोगों को एक ओवरहैंग चल रहा है, लेकिन ज्यादा करके मुझे मानना है कि पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन की जो गिरावट देखने को मिली है वो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज। तो मैं मानता हूं, जहां तक भारत की मार्केट का सवाल है, हमारे यहां वैसे भी FPI ने लगातार बिकवाली की है, उनका कोई लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है, उनकी ओवरऑल होल्डिंग भी नीचे आई है। तो मैं मानता हूं हमारे यहां स्टेबलाइज जल्दी होंगे। हालांकि वी कैन नॉट टोटली इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम ग्लोबल क्यूज, बट जब स्टेबिलिटी आएगी तो हम लोग जो पहले कंट्रीज में आती है वो उसमें से एक रहेंगे। पिछला हफ्ता भी जो है नेगेटिव पॉइंट्स में थे। कहीं ना कहीं जब बजट आया सरकार का, उसके बाद मार्केट काफी अच्छा ऊपर गया, लेकिन सडनली जो है डाउन हो गया। तो लोगों के दिमाग में वो सवाल भी कहीं ना कहीं अब पैदा हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं इश्यू है। इश्यू यहाँ पे ये लिक्विडिटी और ग्लोबल क्यूज है। सर, इन्वेस्टर्स को आज के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे और इस हफ्ते के लिए? देखिए, जब कभी भी हमने देखा है कि जब भी डिप्स आए मार्केट में तो दे बीन बॉट ओवर एंड वेरी क्विकली। तो मैं मानता हूं कि ध्यान रखें कि जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, वो शेयर्स अगर उसमें गिरावट आती है तो उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना ना भूलें। ग्लोबल सिचुएशन के कारण हुआ है ये जो गैप डाउन हो रहा है आज हमारे मार्केट्स में, तो केवल और केवल ग्लोबल सिचुएशन से है। हम जरूर ग्लोबल से लिंक्ड हैं, और जो बाहर में होता है डेवलपमेंट वो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। बट हमें भारत की कहानी देखनी है और आपको अपना पर्टिकुलर स्टॉक्स देखने हैं, दोनों काफी बुलंद हैं। तो ये अब निश्चित है कि ग्लोबल वॉलेटिलिटी बढ़ी है और ये रिस्क ऑफ हो रहा है। जापान के सेंट्रल बैंक ने रेज किए, बढ़ाए थे इंटरेस्ट रेट पिछले हफ्ते, उससे इम्पैक्ट आ रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ रही है, उनकी नौकरियां जा रही हैं और नई नौकरियां कम बन रही हैं। तो इस सब का इम्पैक्ट जरूर आ रहा है। और दूसरा फिर इजराइल और ईरान का जो जंग छिड़ने की जो परिस्थिति है, उसका इम्पैक्ट जरूर मार्केट पे आ रहा है। बट भारत की कहानी तब्दील नहीं हुई, भारत की कहानी काफी बुलंद है। और ये जब हट जाता है सेंटिमेंट, तब आप देखते हैं भारत फिर से बढ़ेगा। हमने देखा दो बहुत अहम ट्रिगर आए भारतीय मार्केट में नेगेटिव। जो इलेक्शन रिजल्ट के दिन मार्केट बड़ी तेजी से गिरा, उस दिन भी रिटेल निवेशकों ने खरीदा, और यूनियन बजट के दिन जब मार्केट गिरा, वो तो उसी दिन रिकवरी आ गई थी मार्केट के अंत तक, उस दिन के ट्रेडिंग के अंत तक। तो हमें काफी विश्वास है कि डोमेस्टिक पैसा
हर डिप पे आएगा और बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाए। निकलना नहीं है इस मार्केट से ऐसे करेक्शन पे, ये आते रहते हैं करेक्शन, और मार्केट ये टाइम लेता है कंसोलिडेट करने का और पचाने का। जो 20% मार्केट अभी बड़ा है, या जो 4-5 साल में देखिए मार्केट ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, उसको आप पचा रहा है मार्केट। तो साइडवेज रह सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, बट अभी टाइम पैनिक में निकलने का नहीं है। सर, हमने जैसे कि आपने जो दो एग्जांपल्स दिए पास्ट एक महीने डेढ़ महीने के अंदर ही, तो हमने इंट्राडे रिकवरीज भी देखी हैं। बट इस बार क्या ये इंट्राडे रिकवरी या शॉर्ट टर्म में रिकवरी पॉसिबल है, या कुछ लॉन्ग टर्म में स्टे करना चाहिए? लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स लौट के वापस आ सकते हैं पॉजिटिव की तरफ? हाँ, देखिए कितना इंट्राडे इंतजार करना पड़ता है? मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्लोबल काफी खराब हुआ है परिस्थिति। तो इंट्राडे है, अगर डोमेस्टिक था, ये इलेक्शन या बजट डोमेस्टिक कारण थे और हमने देखा फास्टर रिकवरी। ग्लोबल जब है तो ग्लोबल रणनीति के तहत यहाँ हमारा बाजार काफी लिक्विड है और पैसे बने हुए हैं लोगों के, तो प्रॉफिट बुकिंग विदेशी निवेशकों से आ सकता है, जो कि मार्केट्स को फिर उभरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये ग्लोबल भी हमें वेट करना पड़ेगा कि परिस्थिति सुधरे और तभी हमारे मार्केट तेजी से बढ़ेंगे। बट ये सेफ्टी नेट जरूर है हमारे मार्केट में डोमेस्टिक फ्लोज का, और काफी लिक्विडिटी पे म्यूचुअल फंड भी बैठे हुए हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के पास कैश लेवल्स हैं, जो मुझे लगता है कि फिर डिप्लॉय होते जाएंगे मार्केट में। और रिटेल निवेशक तो 20-25 हजार करोड़ महीने के डाल ही रहे हैं एक ग्रॉस लेवल पे मार्केट में, तो वो काफी सपोर्ट देता है हमारे मार्केट्स को। आज जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अभी भी सेफ मानते होंगे, जहां पैसा डाला जा सकता है। वो सेक्टर्स कौन से हैं? आप सजेस्ट करते हैं कि लोगों को उनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए, उनको सेक्टर्स में रखना चाहिए फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक, जो सेफ है? सेफ यही है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के सेक्टर हैं, ड्यूरेबल्स के सेक्टर हो गए, जो डोमेस्टिक सेक्टर है। इसमें क्या होता है, जब विदेशी संकट आता है तो ग्लोबल लिंक जो एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं, जैसे आपका फार्मा हो गया, आईटी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गया, जो जो निर्भर है ग्लोबल इकोनॉमी पे, उन पे थोड़ी क्षति आती है। तो जैसे पावर की कंपनियां हो गई, डोमेस्टिक्स जो है हमारे कंपनियां, और रेट कट तो आरबीआई भी करेगा। जब अमेरिका रेट कट करेगा, आरबीआई भी रेट कट। तो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स जो हम कहते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गए, उसमें एक्सपोर्ट्स नहीं पकड़ने। यूरोप या जापान या अमेरिका अगर रिसेशन में आता है, एक्सपोर्टर्स पे क्षति आती है। जो डोमेस्टिक फोकस कंपनियां हैं, बैंक्स हो गए, ये उभर के वापस आएंगे। तो जो जो डोमेस्टिक डिमांड को मीट कर रहे हैं, वो क्षेत्र बेटर रहेंगे। सो हम समराइज कर पा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सिट टाइट एंड बी पेशेंट। जी, और सिट टाइट करना है, सिट टाइट एंड फॉरगेट द इन्वेस्टमेंट। वो बढ़ता रहेगा फिर। भारत की कहानी बहुत बुलंद है और वो मल्टी डिकेड्स की कहानी है। ये बाहर से आ रहा है, संकट जरूर आ रहा है, और मार्केट हमारे भी गिरते हैं क्योंकि विदेशी निवेशक निकाल के ले जाते हैं। वो आते भी हैं तो हम बढ़ते हैं, तो ये प्राइस देनी पड़ती है मार्केट में, बट कोई घबराहट की बात नहीं है। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 2.3% और 2.5% की गिरावट आई है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना क्षीण हो गई है, यानी कि कम हो गई है। वहां जुलाई के महीने में रोजगार में गिरावट आई है, जबकि बेरोजगारी की दर बढ़कर 4.3% हो गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से भी निवेशकों में खलबली मची हुई है। सुबह जापान के बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई। पिछले सत्र में सेंसेक्स 885.6 अंक यानी कि 1.08% गिरावट के साथ 80,982 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 50 भी 293 अंक यानी कि 1.17 अंक की गिरावट के साथ 24,717 अंक पर आ गया था। अमेरिका में शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में एक बार फिर मंदी की आशंका पैदा हो गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में जॉब ग्रोथ में गिरावट आई है। लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक नॉन फॉर्म पेरोल में पिछले महीने केवल 1,14,000 जॉब्स बढ़े। इसके 1,75,000 बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी। बढ़ती आबादी के साथ तारतम्य बनाए रखने के लिए हर महीने 2 लाख नए जॉब्स की जरूरत होती है। साथ ही देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 4% से ज्यादा पहुंच गई, जो करीब 3 साल में सबसे ज्यादा है।
माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास की बीच चल रही जंग का असर शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की मौत का बदला इजराइल से लेने की कसम खाई है। हानिया ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आई थी। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने उस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। इससे दुनिया भर के निवेशकों में खलबली मची हुई है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो इससे इन्वेस्टर्स की धारणा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। NBT ऑनलाइन रिपोर्ट।